नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, राइट। जैसे आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में रोमांटिसिज्म को समझा है ना। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म जो है वो एक तरीका है अपने लव को एक्सप्रेस करने का फॉर योर कंट्री, और वो किसी भी मीडियम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी थ्रू पोएट्री, इट कैन बी थ्रू लिटरेचर। आपका जो कल्चर है, आपका अपने ट्रेडिशंस पे बिलीफ, आप उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, साथ रखते हो, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हो, और किस तरीके से आप अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील करते हो बाय यूजिंग दीज वर्च्यूज। तो वो रोमांटिसिज्म था। और रोमांटिसिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी कंट्री स्पेसिफिक के साथ नहीं जोड़ सकते हो। रोमांटिसिज्म हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, उसको कहीं ना कहीं हमें रोमांटिसिज्म के साथ ही एसोसिएट करना है, क्योंकि वहां भी हम रोमांटिसिज्म के थ्रू एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जनरेट करना चाह रहे थे। और यहाँ पर भी हम इस टॉपिक में यही देखेंगे कि लोगों को हम एकजुट किस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो उनको बिलीफ ये लगे कि हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं और ये कंट्री हमारी है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वही कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोगों को ये फीलिंग डेवलप की जाए, इंस्पायर किया जाए टू फाइट फॉर योर कॉमन, टू फाइट फॉर द कंट्री, एंड दैट यू शेयर समथिंग इन कॉमन जो आपको इस कंट्री से रिलेट करता है। क्लियर? Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. जब हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम सब एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ है जो हमें, देयर इज समथिंग दैट यूनाइट अस टुगेदर, ऐसा कुछ है जो हमें जोड़े रखता है, तब हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना आती है। आप सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखो। आजकल आपने देखा ना, ओलंपिक्स में जब गेम्स के लिए जाते हैं प्लेयर्स, या फिर कोई भी टीम जब जीतती है या गेम जब शुरू होनी होती है, तो नेशनल एंथम क्यों गाया जाता है? एंड व्हाई डू यू फील एसोसिएटेड विद दैट नेशनल एंथम? क्योंकि वो आपकी कंट्री का है और वो आपको जोड़ता है। क्लियर? आपको एक फीलिंग डेवलप करता है कि हम यहाँ पर एक कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं और हमारा मकसद यहाँ पर होने का एक ही है, राइट। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमें तब फील होती है जब हम कुछ ऐसा डिस्कवर कर पाते हैं जो हमें ये फीलिंग दे दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। फिर चाहे वो हमारी कॉमन स्ट्रगल ही है एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट, जैसे हम सब एकजुट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कंट्री को फ्री करवाने के लिए, तो वो भी हमारा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें जनरेट करने में मदद करती है। बट हाउ डिड द नेशन बिकेम रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल? लोगों के दिमाग में नेशन को लेकर किस तरीके से ये जागरूकता आई कि हाँ, कंट्री कुछ होता है, राइट। और कंट्री के लिए मरने मिटने की जो ये भावना है, ये किस तरीके से लोगों के मन में आई? How did people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belongingness? कि हमारे यहाँ की जो इतनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के होते हुए लोगों को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कैसे आनी शुरू हुई? क्लियर? तो जैसे हमने रोमांटिसिज्म में 3-4 चीजों पे फोकस किया था ना, कि आपकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, आपका जो कल्चर है, आपका जो फोकलोर है, वो कहीं ना कहीं आपको रिवाइव मतलब करना जरूरी है ताकि वो आपको एकजुट करके रखे, बाइंड करके रखे, आपकी रूट्स से जोड़े रखे। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस केम पार्शियली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर वर आल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। तो कहीं ना कहीं पार्शियली मीन्स आधी अधूरी, आधी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमें तब आई जब हम यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो हमें लगने लगा कि ये बाहर वाले जो हमारी कंट्री में आके बैठ गए हैं और 200 साल से हम पे राज कर रहे हैं, इनको हमें बाहर अगर फेंकना है तो हमें इकट्ठा होना जरूरी है। इज इट क्लियर? और उसके अलावा जो रोल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में या यूरोप के नेशनलिज्म में जो रोल हमने न्यू मिडिल क्लास का वहां देखा ना,
वही रोल न्यू मिडिल क्लास ने आपकी इंडियन सोसाइटी की रेफरेंस में भी निभाया है। यहाँ पर भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे भी हिम्स कंपोज किए गए, यहाँ पर भी नेशनल एंथम कंपोज किया, ओथ लिया गए, मार्टियाज वर कमेमोरेटेड, और वंदे मातरम जैसे आइकॉनिक जो है स्लोगन्स दिए गए, जो लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करते रहे अपने देश के लिए लड़ने के लिए। तो इन सारी चीजों के थ्रू जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट हुई है हमारी कंट्री में, ताकि जिस और लोग अब जो है अपने आप को इंडियंस कहते हैं कुछ भी कहने से पहले। क्लियर? So united struggle, but there were also variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore, songs, popular prints, symbols all played important part in making nationalism. The identity of nation, as you know, is most often symbolized in the figure or image. This helps create an image with which people can identify a nation. Clear? तो जैसे आपने देखा ना मर्साइलीस कंपोज हुआ, फ्रांस का जो नेशनल एंथम है, और ओथ्स ली गई, फ्लैग्स बनाए गए, उसी तरीके से सेम पैटर्न पे इंडिया में भी नेशनल मूवमेंट आई है, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए ऐसी ही एलिगरी और सिंबल्स का जो है इस्तेमाल किया गया, लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, न्यूज़पेपर्स जो है पब्लिश किए जा रहे थे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं आपके साथ, और कैसे हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और क्या कहते हैं आपकी जो जैसे मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप करते हुए भी ये एग्जांपल दिया था कि फोकलोर को रिवाइव किया गया। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, जिसमें हमारे राजा महाराजाओं की बहुत ब्रेवरी की बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं, लेकिन ब्रिटिश कल्चर के वजह से वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, छुप रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है क्रिश्चियनिटी को हम पे इम्पोज कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज को हम पे इम्पोज कर रहे थे। तो जरूरत थी कि अपने फोकलोर, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को दोबारा से रिवाइव किया जाए, और यही कल्चर, यही फोकलोर जो है आप में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करता है। क्लियर? तो आपके जो जितने भी सिंबल्स बने, नेशनल एंथम कंपोज किया गया, या फिर आपका जैसे वंदे मातरम, राइट, उसके बाद आपका भारत माता की एक इमेज क्रिएट की गई। अबिंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने भारत माता की फर्स्ट पिक्चर जो है उसको पेंट किया था। चाहे आज आप उसमें बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंट्री है उसको एक विजुअलाइजेशन देना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप देखो, अगर आप किसी सोल्जर से कभी पूछ के देखो कि ऐसा क्या क्या फोर्स है जो उनको बैटल ग्राउंड में गोलियों के बीच जो है वो मूव कर रहे होते हैं, या फिर कई बार सीना तान के गोलियों के आगे खड़े हो जाते हैं, तो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उनके पास स्पेशल फोर्स होती है। इट इज ओनली द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, उनकी जो अपने देश के लिए भावना है, उनके आंखों के सामने जो भारत माता की पिक्चर आती है उसके लिए मर मिटते हैं हमारे सोल्जर्स। तो ये इमेज पर्सोनिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे पहले आपको ये क्लियर करेगा कि भाई आप किसके लिए लड़ रहे हो, चाहे आप फ्रीडम फाइटर हो, चाहे आप सोल्जर हो, या फिर आप सिविलियन हो, तो आप किसके लिए जो है लड़ रहे हो। ये सेंस आपके अंदर जनरेट करती है वो इमेज, भारत माता की जो इमेज है। क्लियर? तो ऐसे ही इमेज जो है भारत माता की क्रिएट की गई। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. Image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay, 1 mark question, in 1870s. He wrote Vande Mataram as hymn to the motherland. Clear? And then later it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement. Anand Math novel किसने लिखा? ये भारत माता की फर्स्ट पिक्चर जो है, नो इमेज किसने क्रिएट की भारत माता की? द फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870। वंदे मातरम उन्होंने लिखा और फिर इसको आनंद मठ में इंक्लूड किया, जो नॉवल इन्होंने लिखा था। देन moved by Swadeshi movement, Abindranath Tagore
पेंट किया है भारत माता की फर्स्ट पिक्चर को जो है अबिंदरनाथ टैगोर ने, और उसके बाद इसमें काफी सारे जो है चेंजेस देखने को हमें मिले। और जो पेंट किया गया था अबिंदरनाथ टैगोर द्वारा, उसमें भारत माता को जो है एक बड़ी ही काम, कंपोज और डिवाइन एंड एस्थेटिक स्पिरिचुअल सब्सिक्वेंट मतलब स्पिरिचुअल फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है। मतलब आप जो आइडियल इंडियन वुमेन का एक ट्रेट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं भारत माता में देखने को मतलब डिपिक्ट किए गए थे, राइट। और सब्सिक्वेंटली काफी चेंजेस आए भारत माता की फॉर्म में, जो आपकी अभी हम देखेंगे वो पिक्चर जो बुक में दी हुई है, और आज का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें कहीं ना कहीं भारत माता जो है आज जब भी हम विजुअलाइज करना चाहें, आईज क्लोज करो तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगी, तो हम विजुअलाइज करते हैं भारत माता मुकुट पहने हुए, ट्राई कलर साड़ी, एंड बैकग्राउंड में जो है मैप ऑफ इंडिया एंड फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो है उनके हाथ में है। तो ये पिक्चर जो है ट्रांसफॉर्म हुई है टाइम के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे पेंटर्स ने फिर इनको पेंट करना शुरू कर दिया। तो अलग अलग पिक्चर्स जो है अब हमारे दिमाग में भारत माता की विजुअलाइज होती है। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Ideas of nationalism also developed through the movement to revive Indian folklore. Clear? कि ये जो nationalism की भावना है, इसको जो दोबारा से जागरूक करना चाहा लोगों में, तो ये किया इंडियन फोकलेयर को रिवाइव करके। जो हमारा रीजनल कल्चर है, अलग अलग एरिया का अलग अलग जो गाथाएं हैं, वहाँ का लोक गीत है, उन सबको जो है रिवाइव किया गया। In the late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured the villages to gather folk songs and the legends. These tales, they believed, gave a true picture of the traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. तो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स, आप देखिएगा कितनी डायनेस्टीज है जिन्होंने इंडिया में रूल किया, तो नो डाउट कल्चरल मिक्सिंग होती है, बाहर से भी कुछ कल्चर आया, लेकिन हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि हमारे कल्चर को जो है ओवर द ईयर ऑफ एनेक्सेशन काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो उस कल्चर को रिवाइव करना ज़रूरी है। क्योंकि हिस्ट्री जो बताती है वो ये है कि इंडियंस की हिस्ट्री बहुत ही ब्रेवरी भरी हिस्ट्री है, तो आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए अपने कल्चर को रिवाइव करना ज़रूरी है। तो जगह जगह लोग, आप राजस्थान कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वो एक तारा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ उसको बजाते हैं और फिर कुछ गाते हैं, तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी किंग की जो है ब्रेवरी की डीड्स होती है। Then it was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. कि हमें अपने पास्ट पे प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन प्राउड फील कब होगा? अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा पास्ट क्या है, तो हमें कैसे प्राउड फील होगा? तो उसके रिकॉर्ड्स होना जो है ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं लिखे रूप में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, या फिर वर्बल होना चाहिए, किसी ना किसी तरह से उसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे कल्चर को जो है रिवाइव किया जा रहा था। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths, and led the movement for folk revival. In Madras, Natisa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and the symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने और नतीसा शास्त्री, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बंगाल और तमिलनाडु में, जो वहाँ का लोकल कल्चर है उसको कलेक्ट करने में और लोगों के लिए प्रिजर्व करने में, ताकि आने वाली जनरेशन जो है जाने कि हमारी जो हेरिटेज है वो कितनी फुल है, आपकी मतलब वैरायटी से और इंस्पिरेशन से, कितना रिच कल्चर है हमारा, तो पीपल शुड बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन प्राउड ऑफ कब होंगे? व्हेन दे विल रीड अबाउट इट। सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट इट। इज इट क्लियर?
Then during Swadeshi movement in Bengal, tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. It had 8 lotus representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. तो ये जो पहले वाला फ्लैग था हमारा, जो ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंगली जितनी भी डिविजन्स थी हमारी कंट्री की, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया था. In 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green, and white, and had a spinning wheel in the center representing Gandhian idea of self help. Is it clear? तो उसके बाद 1921 में दोबारा से गांधी जी ने हमारे नेशनल फ्लैग को जो है रीडिजाइन किया, रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर के साथ, और बीच में उसमें स्पिनिंग व्हील लगाया जिसपे चरखा, जो जिसपे कपड़ा बुना जाता है ना, कॉटन का कपड़ा बुना जाता है. तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ नेशनल फ्लैग ही नहीं था, वो सिंबल भी था कि स्वदेशी मूवमेंट, कि आपका जो अपना घर में बना हुआ कपड़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा पहनो. और बॉयकॉट के टाइम पे आप देखोगे कि जब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था, स्पेशली द क्लॉथ मेड इन इंग्लैंड, उनकी उस टाइम पे इस फ्लैग को लार्ज स्केल यूज भी किया गया. Then carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defense. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. Right? अब आप देखो कि फ्लैग आप मानो तो सिर्फ एक कुछ इंचेस का कपड़े का टुकड़ा है, और ना मानो मतलब ना मानो तो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन अगर मानो तो आपकी पूरी कंट्री की जो आप मतलब एक वैल्यू उस पे लगा लो, कि पूरी इज्जत की वैल्यू जो है वो एक फ्लैग पे रहती है. क्लियर? आप देखो जब बैटल्स में लोग जाते थे और राजा हार जाता था, हारते ही जो हारी हुई साइड है उसका फ्लैग डाउन हो जाता था, तो जो वॉरियर्स हैं जो लड़ भी रहे होते थे, सोल्जर्स, उनका भी मोरल एकदम से डाउन होता था और वो कंप्लीटली बैटल को हार जाते थे. तो जो मतलब जिनके लिए फीलिंग्स है फ्लैग्स के साथ, फ्लैग के साथ उनके सेंटिमेंट्स मूव करता है फ्लैग, तो उनके लिए बहुत कुछ है कि एक लहराता हुआ फ्लैग जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि हमारा राजा भी अभी जिंदा है और हमें अभी और लड़ना है. लेकिन जैसे ही वो फ्लैग डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं सोल्जर्स का जो फाइटिंग मोरल है वो भी कम हो जाता है. तो मानोगे तो बहुत कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है. इज इट क्लियर? देन इसी तरीके से जब आपके जितने भी हमने देखे होंगे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मूवी में ही हमने देखा है ऑब्वियसली, तो आपने देखा कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो जितनी भी ब्रूटैलिटीज है ब्रिटिशर्स की उसको सह लेते थे. कई कई दिनों के टॉर्चर सहते थे जब उनको प्रिजनर बनाया जाता था. फॉर मंथ्स दे वर नॉट गिवन फूड, लेकिन वंदे मातरम बोलते बोलते एक साथ रहते हुए, यूनाइटेड रहते हुए, हंसते हंसते सूली पर भी चढ़ जाते थे. क्लियर? तो ये सिंबल्स जो हैं सिर्फ सिंबल्स नहीं है, इनके पीछे अगर आप इनके एक्चुअल मीनिंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो इंडियंस को यूनाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो इनकी इसलिए इतनी वैल्यू की गई है कि इन्होंने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करने में बहुत मदद की. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. कि अगर आपने जो है ना सिर्फ नेशनलिज्म के टाइम पर, आगे आने वाली जनरेशन्स में भी अगर एक प्राउड फीलिंग अपने कल्चर को लेकर रखनी है, आने वाली जनरेशन के माइंड में इस बात को इंस्टिल करना है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत रिच है, तो उसके लिए आपको इंडियन हिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है. द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव. राइट? ये ब्रिटिशर्स का नजरिया था हम लोगों को देखने का, बैकवर्ड्स एंड प्रिमिटिव.
इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, के हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. और जब ब्रिटिशर्स ने अपनी ये सोच इंडियंस पे थोपी ना कि आप अपने आप को गवर्न करने लायक नहीं हो, तो इंडियंस ने अपने पास्ट को देखा, अपने एंसेस्टर्स की ब्रेवरी को देखा, उनकी अचीवमेंट को देखा और अपने आप को रिकलेक्ट करके ये बात समझाई कि ब्रिटिशर्स के ऊपर हम गवर्न करेंगे बजाय कि ब्रिटिशर्स हमें गवर्न करे. इसलिए नेशनल मूवमेंट में अल्टीमेटली 1947 में वी थ्रू द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम आवर कंट्री. राइट? They wrote about the glorious development in the ancient times when the art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law, philosophy, craft and trade had flourished. तो ब्रिटिशर्स के पहले या फिर आप जब से ये डायनेस्टिक रूल्स इंडिया में शुरू हुए, यहाँ तक कि आप अगर हड़प्पा मोहनजोदारो पे भी जाओगे तो आप देखोगे कि इंडिया कितना फ्लोरिशिंग था. क्लियर? क्यों आए इतनी इन्वेजन्स इंडिया में, क्यों हुई? बिकॉज देयर वॉज रीजन. उन्हें पता था कि हम जो उजड़े हुए देश के जो लोग हैं उनको अगर कोई रिहेबिलिटेट कर सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है. अफगानिस्तान की तरफ से आप देखोगे, पाकिस्तान से आगे जितना भी एरिया आप देखोगे कंप्लीटली सैंडी एरिया है. क्लियर? तो वहां के जो लोग थे वो यहाँ पे लूटने के लिए आते थे. हमारे टेम्पल्स से ना जाने कितनी बूटी मीन्स जो वहां पे चढ़ावा चढ़ता था, उस टाइम पे मिलियंस यहाँ से वो लेकर गए. क्लियर? तो क्यों? उन्हें पता था कि इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उनको अगर लूट भी लेंगे वो उसके बाद भी सस्टेन कर सकते हैं. राइट? सो हमारा जो कल्चर था ब्रिटिशर्स से पहले या एनेक्सेशन से पहले वो बहुत ही फ्लोरिशिंग कल्चर था. क्लियर? देन this glorious time in their view was followed by history of decline when India was colonized. These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and the struggle to change the miserable conditions of the life under British rule. तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी riches थी, जो हमारी कल्चरल रिचेस थी या हमारी जो सोने की चिड़िया कहलाने का रीजन था, उसको कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन्स को बताना जरूरी था. और जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे पॉवर्टी में हम जिए या उनकी एट्रोसिटीज, उनकी ब्रुटैलिटीज के अंडर हमें जीना पड़ा, 200 साल तक राज किया उन्होंने हमारे ऊपर, इस सब से जो डिक्लाइन हुआ था उसको रिवाइव करने के लिए अपने पास्ट में जाना बहुत जरूरी था. Okay, where did I left? These nationalist historians urge the reader to take pride in the India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. These efforts to unify people were not without problem when the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from the Hindu iconography, then people of other communities felt left out. Clear? तो कहीं ना कहीं जो है जब हमने पास्ट को अपने रिव्यू किया तो लार्जली देखो उस वक्त पे तो ना मतलब हिंदुइज्म के अलावा और कोई धर्म था ही नहीं ना, तो रिवाइव करते भी तो किस बेस पे करते, क्योंकि इस्लाम कल्चर तो मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ यहाँ पर आया है. क्लियर? क्रिश्चियनिटी नहीं थी. सिखिज्म में जो बटे हैं वो भी फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, जो मुगल्स ने जब रूल किया हमारे ऊपर तब जाके कम्युनिटीज अलग अलग डिवाइड हुई, किसी ने हथियार उठाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहा. क्लियर? तो हिंदू आइकोनोग्राफी से ही जो है हमें अपने पास्ट की के ग्लांस को लेना था, उठाना था. राइट? तो उससे क्या हुआ है कि अलग कम्युनिटीज को के लोगों को जो है ऑफेंडेड फील हुआ, उन्हें बुरा लगा कि भाई क्या हमारे पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो बटी हुई एक बार फिर से नजर आने लगी, क्योंकि रिवाइव करने के लिए तो हमारे पास हिंदू लिटरेचर ही थे ना उस वक्त, क्योंकि इंडिया में और कोई धर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता था. क्लियर? तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी एक बार फिर से जो है वो एलिनेटेड फील करने लगी, लेकिन उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा
क्योंकि रिवाइव होने के बाद कल्चर जो है वो नेशनलिज्म की भावना ने एकजुट लोगों को फिर से किया। तो ये आप देखिए किस तरीके से स्वदेशी एंड I can't read it very well. Swadeshi and Swadeshi will in our, I can't read it properly. Okay, right. This is one picture. भारत माता की पिक्चर जो है पहले इस तरीके से पेंट की गई थी, राइट। सो लेटर ऑन इस यहाँ पर इसमें ये चेंजेस भी हमें देखने को मिले, और आज अगर हम देखें तो इस तरीके की कोई फिगर और उसके पीछे जो है मैप ऑफ इंडिया यूज हम करते हैं, राइट। वो हमें भारत माता की फिगर से एसोसिएशन देती है। तो कंक्लूजन अब इस चैप्टर से हमें क्या ड्रॉ करना है? A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress under leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement. इसको हमें पढ़ के नहीं, हम वैसे ही कंक्लूड कर लेते हैं इसको कि हमने क्या समझा इस चैप्टर से, कि इंडिया में फ्रीडम की जो मूवमेंट थी, जो नेशनलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, वो तो बहुत पहले से चल रही थी, राइट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, तो बहुत पहले से वो वॉर चल रही थी, लेकिन लोग जो हैं अपने अपने कारणों से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एजिटेट कर रहे थे। तो लंबी एक फ्रीडम की वॉर का जो टाइम पीरियड रहा है इंडिया का, लेकिन महात्मा गांधी जब वापस आए हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई थी जो कि सक्सेसफुल रही, अपार्थाइड के अगेंस्ट वहां पे उन्होंने आवाज उठाई। अपार्थाइड क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी, जो कि ब्रिटिशर्स ही थे वहां पर भी, और उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के अगेंस्ट उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। सेम प्रैक्टिसेस ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी अपनाते थे, वही प्रैक्टिसेस वो साउथ अफ्रीका में भी अपना रहे थे। क्लियर? तो उसके बाद जब महात्मा गांधी इस सिनेरियो में आते हैं 1919 में, he comes back and by 1920 he decides everything कि किस तरीके से वन बाय वन और नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह को अपना मेन वेपन बना के हमने इंडिपेंडेंस को हासिल करना है। तो उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, जो उस वक्त बहुत एग्रेसिव यंग लीडर्स थे, उनकी लीडरशिप के अंडर अल्टीमेटली हमने नॉन कोऑपरेशन, पहले सत्याग्रह देखे, फिर नॉन कोऑपरेशन देखी, नॉन कोऑपरेशन को विड्रॉ हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखी, और इसमें एक बहुत ही डार्क फेज ऑफ द हिस्ट्री जिसमें कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर किया, ये सब कुछ। फिर खिलाफत इशू आया, अनटचेबल्स का इशू आया, बैकवर्ड क्लासेस जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाने लगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हुई, लेकिन सेपरेट नहीं, हम यूनिफाइड रहना चाहते थे, और एक दूसरे को एडजस्ट किया म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू। अल्टीमेटली 1947 में वी वर successful in throwing the Britishers out from our country. 200 years of dominance, imperialism, colonization ultimately came to an end. That was about nationalism in India. I hope समझ में आ गया है। कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट स्पेसिफिकली हम उस टॉपिक को लेकर एक बार फिर से डिस्कस कर सके। All the best and God bless you all. Thank you so much.